स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ये कार्यक्रम के 3 साल बेमिसाल रहे हैं और 3 साल में दर्शकों का भरपूर स्नेह हमें मिला है और इस कार्यक्रम के 350 से ज़्यादा एपिसोड विभिन्न चैनलों पर टेलीकास्ट हो चुके हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम इस कार्यक्रम को नए तेवर और नए फ्लेवर के साथ और नए विषयों के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तो आज इसी कड़ी में हमारे मेहमान हैं रविंद्र गोयल, जो कि पैनेशिया ई-बिज़ कंसल्टिंग ग्रुप के फाउंडर हैं और 27 वर्ष से उनका एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव है। तो रविंद्र गोयल जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार चोपड़ा जी, थैंक यू। रविंद्र जी, कोरोना काल में बहुत कुछ परिदृश्य बदल गया है, बहुत सारे नए शब्द सामने आ रहे हैं, बहुत सारी नई टेक्निक सामने आ रही हैं। किस तरह से बिजनेस किया जाए, किस तरह से ग्रो किया जाए, किस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को या छोटे बिजनेसमैन को कैसे वो अपना काम आगे बढ़ाए, बहुत सी चुनौतियां हैं हमारे सामने। तो पहले तो ये बताइए कि 27 वर्षों में जो आपका एजुकेशनल यानी कि एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर के रूप में आप स्थापित हुए, इस दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, जो स्मॉल स्केल बिजनेस जब आप सेट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा आपका चैलेंज होता है कि आपको शॉर्ट टर्म देखना होता है, अपने फाइनेंसेस मैनेज करने होते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ साथ आपको एक अपना डायरेक्शन भी सेट करनी होती है जी। तो स्मॉल टाइम बिजनेसमैन के पास जो है वो एक नॉलेज और कॉम्पिटेंसी नहीं होती जिसमें कि वो शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म को भी साथ में लेके चल पाए। जैसे हम लोगों ने करीबन 700 सेंटर्स देश भर में सेटअप किए जी। और उसके दौरान जो कॉलेज से निकले हुए बच्चे या कोई स्मॉल स्केल पे जो बिज़नेस करते थे उनके बच्चे, उन्होंने हमारी फ्रेंचाइजी ली तो उनको सिर्फ ये होता था कि जी मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अब इससे मैं कैसे करूं। तो उस आदमी की उंगली पकड़ के उसको एक लेवल से लेके जाना, उसको कंट्रोल करना, सबसे बड़ी समस्या आती है इमोशंस को कंट्रोल करना जी। उसको ज़रा सी सक्सेस मिल जाती है तो वो भागने लग जाता है, उसको छोटी सी फेलोर मिल जाती है वो थकार के बैठ जाता है। तो इस पूरे जो कोरोना का पीरियड भी रहा पिछले 3 महीने का, अगर जो हम लोगों ने कई सौ लोगों से बातचीत हुई तो उसके अंदर देखने में आया कि लोग जो हतोत्साहित हुए हैं वो एक सबसे बड़ी समस्या है। कोई आदमी अगर पिछले 10 साल से बिज़नेस कर रहा है और वो 3 महीने अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए तो इसका मतलब उसकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मेजर कमी रही है, जिसको ना तो उसके सीएज ने बताया, ना उसके कंसल्टेंट्स ने बताया, ना उसके परिवार ने बताया। तो इस चुनौतीपूर्ण जो चैलेंज सबसे बड़ा देश के सामने आया है, देश की अर्थव्यवस्था के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और छोटे दुकानदार और छोटे बिजनेसमैन की जहां तक आप बात करते हैं उनके लिए तो अपने भविष्य की सुरक्षित रखना भी बड़ी मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो छोटे बिजनेसमैन के लिए क्या उसे गाइड कैसे करते हैं? देखिए, आज आपके पास एक रिसोर्सेज हैं जी। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जो आपका जो रिसोर्सेज हैं, छोटे बिजनेसमैन को अपने रिसोर्सेज का ही नहीं पता होता है और दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। अब आपके पास क्राइसिस हैं, आपने तनख्वाह देनी है, आपने रेंट देना है, बाकी कई समस्याएं हैं, आपके पास परिवार है, आपके अपने खर्चे हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को जब तक आप पेपर पे नहीं लिखेंगे, आप जब तक उनको एनालाइज नहीं करेंगे जी। तो उससे आपको एक पिक्चर नज़र नहीं आएगी। आज आपके पास गूगल मैप है, मैंने जैसे आपके स्टूडियो में आना था, लोकेशन से गूगल मैप लगाया, एक लोकेशन का आइडिया लगा, फिर हम लोग सीधा यहाँ पर पहुँच गए। तो जब तक आपके सामने पिक्चर अपनी क्लियर नहीं होगी, जब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि वो आपको पिक्चर पेपर पे ड्रा करके दिखा पाए, आपसे वो पूछ पाए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर साहब तबीयत ख़राब है, तो फिर डॉक्टर का पर्पस बनता है कि भाई वो आपसे पूछे कि भाई बीमारी कहाँ पर है। उसके लिए टेस्ट करने ज़रूरी हो सकते हैं, उसके लिए उसका क्लिनिकल जांच ज़रूरी हो सकती है, उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, एक्सरे हो सकता है, तो वो डॉक्टर को पता है। पेशेंट को ये पता है मेरी तबीयत ख़राब है। तो इसके लिए जैसा बिज़नेस है, जैसा बिजनेसमैन है, क्योंकि बिज़नेस से ज़्यादा जो आदमी उस बिज़नेस को कर रहा है उसका जो व्यक्तित्व है, उसका प्रभाव उसके लॉस और प्रॉफिट में ज़्यादा काउंट होता है। जी। अच्छा, जिनके पास पूंजी कम है और कोई भी स्टूडेंट्स कह लीजिए, आजकल स्टार्टअप का ज़माना है, बहुत से स्टार्टअप शुरू हुए लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो स्टार्टअप को ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चों के पास जिनके पास आइडियाज़ है और वो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपका क्या परामर्श है? देखिए, अब आप एक शू कॉबलर की बात कर लीजिए, शू पॉलिश वाले के लिए कर लीजिए। आप 5,000 रुपये आपके पास हैं
तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। आपके पास 10-15 हज़ार रुपये हैं तो आप कोई भी आज की डेट में, जैसे होम सर्विसेज का ज़माना है जी, आपके पास जो भी स्किल सेट है आप उससे होम सर्विस के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। पोर्टल्स हैं, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। आप जो है किसी भी कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं कि भाई आप उसका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करना शुरू कर दें। तो सबसे पहला जो ज़रूरी है, जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, आप जब तक खुद को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक कोई भी समस्या का समाधान निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। जी, तो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए या स्टार्टअप करने के लिए पहले तो अपने बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद उसके जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी बात है कि क्या उसके सब आइडियाज़ फिल्मसी हैं, जी, क्या वो किसी फिल्म से प्रभावित हुआ है, या उसने कुछ जो सोच रखा है उसमें कुछ कंटेंट है। अब जैसे हज़ारों मूवीज़ बनती हैं, सारी सक्सेसफुल नहीं होती हैं। जी, तो क्या वो ऐसी मूवी बनाने जा रहा है कि भाई उसको एक प्लॉट मिल गया और उसने उसको मूवी बना दी, या उसने उसके ऊपर काम किया हुआ है? तो अगर उसने उसके ऊपर काम किया हुआ है, मेहनत की है उसने, उसके ऊपर स्किल्स हैं उसके पास, तो डेफिनेटली हम उस आदमी को हेल्प करके उस बच्चे को एक लाइन पे, ट्रैक पे डाल सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले शासनकाल में भी स्किल डेवलपमेंट की बात की थी, आपने स्किल की बात की, बहुत से कौशल विकास केंद्र खुले हैं। आपका 27 वर्ष का अनुभव है, तो स्किल डेवलपमेंट का जो मापदंड है वो क्या है? देखिए जी, अगर हम मैंने जैसे जर्मनी और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया है, वहाँ का स्किलिंग मॉडल स्टडी किया है, और उन कंट्रीज़ के जो स्किल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने भी इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके काम किया। इंडिया में क्या है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म, हमारे को इस साल में 10 लाख नंबर बताने हैं कि 10 लाख लोगों को हमने ट्रेन किया। उसके बाद हमने ये बताना है कि भाई 2022 में 50 लाख लोगों को ट्रेन कर देंगे या 5 करोड़ लोगों को ट्रेन कर देंगे। तो हमें एक बात माननी पड़ेगी कि जब तक हम उस चीज़ को पेपर पे पूरी तरीके से डिफ़ाइन नहीं करेंगे, अब यूरोप में आप कोई भी जो स्किल कोर्स है आप कर ही नहीं सकते जब तक आप किसी इंडस्ट्री के साथ इंटर्नशिप में नहीं हैं। तो बच्चे को वो जो कोर्स है वो इंडस्ट्री में काम करते हुए करना है। तो जिस बच्चे को एक्सपीरियंस हो गया और उसको सर्टिफिकेट मिल गया, उसको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? यहाँ पर जो अभी जो कमी मैंने देखी है वो है कि भाई बच्चे को एक बच्चा है, आपने उसको ट्रेन करना है। सरकार के ऑब्जेक्टिव है कि हमें नंबर्स चाहिए, ट्रेनिंग पार्टनर का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें पैसा चाहिए, और जो एजेंसीज़ हैं वो बीच में ये सोचते हैं कि अगर नंबर पूरे नहीं हुए तो हमारे को पैसा नहीं मिलेगा। तो वो तो हर चीज़ के अंदर जो मिक्सोलॉजी है वो फाइनल जो है वो रायता फैल ही जाता है। आउटकम आने की बजाय 3 महीने में बच्चे को आपने सर्टिफिकेट देके बाहर खड़ा कर दिया। क्या इसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा जिम्मेदार है, या उसका जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो प्राइमरी शिक्षा हो जाए चाहे हायर एजुकेशन हो, तो क्या हमारे शिक्षा के ढांचे में लैप्स है? देखिए जी, हिंदुस्तान का जो शिक्षा सिस्टम था वो एक टाइम पे फाउंडर हैं हम लोग शिक्षा सिस्टम के, तक्षशिला सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इंडिया की सेटअप की हुई है जी, लेकिन आज की डेट में शिक्षा जो है एक बेंचमार्क बन गया है, खाली उसकी आउटकम बेस्ड एजुकेशन नहीं है जी, अगर आप देखें कि भी बच्चे को जो पढ़ा रहा है टीचर, उसको क्या एक्सपीरियंस है। अब जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स होते हैं, उसमें जो टीचर एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स आपको करवा रहा है बच्चों को, उसने एंटरप्रेन्योरशिप करी है खुद या नहीं करी है, या वो पिछले साल का बच्चा ही है जो इस साल उसको जॉब नहीं मिली तो इंस्टीट्यूशन ने उसको बोल दिया कि भाई तुम पढ़ाने लग जाओ, और वो पढ़ाने लग गया। तो हमारे को बेसिक समझना है कि जो बच्चे को पढ़ा रहा है पहले वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। आज किताबों में क्या पढ़ा रहे हैं, आज किताबें क्या है, एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, वो एक अलग बात है। अगर आपका टीचर अगर क्वालिफाइड नहीं है, आपका टीचर के अंदर वो पैशन नहीं है कि मैंने बच्चों को भविष्य बनाना है, तो आप उस टीचर से सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो 9 बजे आएगा, 10 बजे अपनी क्लास ख़त्म करेगा, बच्चे हैं तो ठीक है, पढ़ाई की है तो ठीक है, वरना वो कह देगा पेपर तो आपके अप्रैल में होंगे या मार्च में होंगे, तो आप ट्यूशन होम ट्यूशन कर लीजिएगा, और क्लास में नहीं समझ में आ रहा तो मेरा ही नंबर ले लीजिए, मैं ही होम ट्यूशन पे आ जाऊँगा। तो कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, और उसकी भी कुछ ना कुछ जो है खामियां हैं सिस्टम में, जिसकी वजह से कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। एक आदमी जिसको अपना परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए, और उसको कॉरपोरेट जो है 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये महीने का पैकेज देता है। अगर उस आदमी को आप सिस्टम में लाएंगे और बोलेंगे भाई आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, तो वो कैसे आएगा? अच्छा,
आज के दौर में स्मार्ट लर्निंग, वर्चुअल एजुकेशन, ये सब बातें नई नई ईजाद हुई है। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने जो ई लर्निंग है वो शुरू कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि इससे जो एजुकेशन का जो एनवायरनमेंट है, मतलब आप ठीक है बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, क्या वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा? देखिए, मैं मानता हूँ जो स्कूलिंग है 12 साल की और जो 3 साल या 4 साल जो कॉलेज है, वो केवल किताबी पढ़ाई नहीं है, वो एक बच्चे की ओवरऑल ग्रूमिंग है, जिसमें कि अब आप देखें जब बच्चा 1.5 साल का होता है, 2 साल का होता है, उसको हम नर्सरी में छोड़ के आते हैं। माँ बाप उसको घर पे मतलब ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि जैसे उसको कोई चींटी भी नहीं काट जाए जी। लेकिन वो 2 साल के बच्चे को स्कूल पे छोड़ के वापस आते हैं। वहाँ पर उस जैसे ही करीबन 30-40 बच्चे और होते हैं क्लास में। आपको डर होता है कि कोई बच्चा पेंसिल नहीं आँख में घुसा दे या कोई बच्चा गिरा नहीं दे, कोई चोट नहीं लग जाए। अल्टीमेटली एक क्लास में एक टीचर होती है, एक आया होती है, लेकिन आप उसको छोड़ के आते हैं क्योंकि उसको अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो उसका विकास नहीं होगा। तो स्कूल और कॉलेज ना केवल किताबी पढ़ाई है बल्कि एक ओवरऑल सिस्टम में ग्रूमिंग है। बच्चे की जो ग्रूमिंग है, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, सोशली कैसे अपने आप को डेवलप करना है, भाषा का जो ज्ञान है। तो आप अगर ये कहेंगे कि भाई उसको मैथमेटिक्स पढ़ा दिया है ऑनलाइन पे और बच्चे की डेवलपमेंट हो जाएगी, तो मैं उस बात को सरासर उस लेवल पे गलत मानता हूँ। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि समय है, छोटे बिजनेसमैन के पास इस समय पैसा नहीं है या उसका प्रवाह जो मनी की लिक्विडिटी है वो ख़त्म हो गया, क्या ऐसी स्थिति में वो आपसे कंसल्टिंग करना चाहेंगे या इस बारे में कितने जागरूक हैं? देखिए, कोरोना का ही एग्जांपल लेते हैं जी। कोरोना में गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आपको सिम्टम्स माइल्ड हैं तो आप घर पे रहिए। इसका मतलब है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मेरे को बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं है, तो घर पे रहिए और घर पे आप ठीक हो जाएंगे। तो वह और सिम्टम ज़्यादा है, सांस लेने में तकलीफ़ है या आपके ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है या कोई और तकलीफ डेवलप हो गई है, तो आप हॉस्पिटल आइए। तो जब तक बिजनेसमैन को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो वो अपने घर में अपने आप मैनेज करेगा। जिस दिन उसको लगेगा कि मेरी सांस रुक गई है, तो वो डेफिनेटली ही लुक फॉर अ कोच। अच्छा, वित्त मंत्रालय ने बहुत सारे क्षेत्रों के लिए एक पैकेज दिए हैं, चाहे वो SMSE स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हो, कुटीर उद्योग हो, या कोई भी हो। ये जो पैकेज दिए गए हैं, इनका कितना लाभ अर्थव्यवस्था को होगा? देखिए, एक आदमी आपके पास आता है, वो कहता है जी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बिज़नेस कर नहीं पा रहा और मेरा बिज़नेस सारा लॉस में है। आप उसको और लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ करने का अगर कहते हैं जी। तो मेरे को लगता नहीं कि वो आदमी उस माइंडसेट का अपनी लायबिलिटीज़ और इंक्रीज़ करेगा। उसके लिए उसकी बजाय अगर गवर्नमेंट, मेरा अपना मानना है ये, अगर गवर्नमेंट ये कहती कि भाई आप जैसे एक आदमी कपड़ा बनाता है, तो अगर आप उसको ये बोलते, जैसे फार्मर्स को बोलते हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस आप उनको ऑफर करते हैं, वैसे ही अगर उन छोटे उद्योगों को अगर गवर्नमेंट बोलती कि भाई आपकी जो भी प्रोडक्शन है उसको हम परचेज करेंगे इस प्राइस पे, आप बनाओ। व्यापारी को या उद्योगपति को डर होता है सामान बिकने का। अगर उसको सामान बिकने की आप गारंटी दे दें तो उसको ना तो क्रेडिट लेने में दिक्कत है और ना ही उसको इन्वेस्टमेंट को अरेंज करने में दिक्कत है। जी। सबसे बड़ी दिक्कत उसकी है कि मेरा माल बन गया और बिका नहीं तो क्या होगा। प्रधानमंत्री के लोकल से वोकल जो स्लोगन दिया उन्होंने, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? चोपड़ा जी, अब देखिए, मैं इस बात में देखता हूँ कि जैसे मेरे को आईफोन पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आईफोन जैसी क्वालिटी का फ़ोन हो और मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, प्रिज्यूम करिए। अब मेरे को आप ये कहें कि भी आप आईफोन छोड़ के जो मेड इन इंडिया कोई प्रोडक्ट है आप उसको लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो उससे पहले सरकार को बेसिकली जो इंडस्ट्री है उसको इस लेवल पे लेके आना होगा जिससे कि वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को compete कर पाएँ। अब मैं 2010 में जैसे चाइना गया और चाइना की एक सिटी है शंघाई से करीबन 500 किलोमीटर दूर वुशी, सरकार ने वहाँ पर जो है करीबन कई किलोमीटर्स के जो है इंडस्ट्रियल हाउसेज और बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना के छोड़ा हुआ है और वो लोकल्स को या फॉरेनर्स को इनवाइट करते हैं कि भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप आइए और अपनी प्रोडक्ट यहाँ एस्टेब्लिश करिए। अब उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में व्यापारी को जगह भी लेनी है। इंडिया में व्यापारी को सारी पॉलिसी से लड़ते हुए अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मशीनरी है, प्लांट्स है, उनको सेटअप भी करना है। कोई भी प्लांट या मशीनरी 3 साल 5 साल से ज़्यादा की लाइफ नहीं है, तो इसका मतलब उसने जो कैपिटल लगाई वो 5 साल में ख़त्म होनी ही होनी है। उसके बाद वो प्रोडक्शन होगी, वो बिकेगी नहीं बिकेगी, वो एक दूसरी टेंशन है।
और उसके बाद उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी में जो मैन पावर है उसके ऊपर ट्रेनिंग के लिए, अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे स्किलिंग की, तो वो जो क्वालिटी मैन पावर है उसकी भी अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें लोकल से वोकल, तो उसमें सरकार को कुछ सेक्टर्स, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो खाने पीने के सामान है, या लेट्स से हमारे ऑटोमोबाइल में है, कुछ आइडेंटिफाइड सेक्टर्स में गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। तो अगर आपको लोकल से वोकल बनना है तो उसके पीछे जो शक्ति है, जो आदमी है, उसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना होगा, उसको लेके आना होगा, उसको प्रोत्साहित करना होगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। अब एक आदमी मेरे पास कई ऐसे हज़ारों एग्जांपल हैं जो आदमी क्वालिफाइड हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं, लेकिन उनको क्योंकि पिछली बैकग्राउंड सारी फैमिली की हिस्ट्री है कि उनकी फैमिली में एक जॉब ओरिएंटेड माहौल रहा है, सो दे फील मोर कंफर्टेबल कि मैं जॉब कर लूँ। अगर सरकार ये कहे कि भाई ये एक फैसिलिटी हमने डेवलप की है, आप आइए, आप इसको मैनेज करिए और इस चीज़ को प्रोड्यूस करिए आप, और आपकी लायबिलिटी कोई भी नहीं है, तो आप देखिए जितने भी क्वालिफाइड आदमी हैं वो सारे के सारे अगर आप उनको अपनी बैकबोन बना लेंगे और आपकी स्पाइन एक बार मजबूत हो गई तो लोकल से वोकल आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छा, ट्रेडर्स को इस समय बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अब लेबर भी गायब है, तो ट्रेडर्स की मुश्किलों को हल कैसे किया जाए? देखिए जी, बीमार आदमी को तो आईसीयू में रखा जाता है जी, और आईसीयू जो है वो सरकार है। तो इस समय सरकार व्यापारियों से या ट्रेडर वर्ग से या दुकानदारों से पैसा न ले और पैसे में सहायता करे, और तो ये सरकार के जो लोग हैं उनको सोचना है कि भाई हम कैसे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी समस्या थी कि जो बिजली की कंपनी है उन्होंने जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड लॉकडाउन था उस पीरियड के भी बिल जनरेट कर दिए। तो व्यापारी को आप इतने तीर ऑलरेडी लगा के रखते हो कि उसका ध्यान बिजनेस की तरफ तो भी है ही नहीं। व्यापारी के लिए तो मुसीबत वैसी की वैसी है, क्योंकि उसका बिजली का बिल तो वैसे का वैसा ही है, वैसा ही है। बाकी खर्चे भी वैसे ही वैसे हैं, सबके सब। सरकार ने बोल दिया तनख्वाह देनी है जी, बिजली का बिल देना है, बाकी हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वो सभी देने हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं जो है जी, देखिए एक बड़े भाई का या पिताजी का रूप देखना होगा, और ख़राब हालत में पिताजी या बड़े भाई को आगे आना पड़ता है। और आप अगर उनसे उम्मीद करें कि भाई हम उसको एक कॉमर्शियल ट्रेडर की तरह डील करें कि लोन दे दें या कुछ टेम्परेरी आईवाश कर दें, तो उससे काम पूरी तरीके से बनने वाला नहीं है। अच्छा, आपकी नज़र में क्योंकि बहुत सारी रेटिंग एजेंसियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो कभी जीडीपी का कोई अनुमान लगाती हैं, कोई पॉजिटिव ज़्यादा है, जैसे आज पिच ने एक किया है, फिच एजेंसी ने किया है सर्वे की भारत जो है वो काफ़ी अच्छी जीडीपी उसकी बढ़ेगी, ग्रोथ होगा, बहुत सारे भ्रामक आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो 5 साल, अगले 5 वर्ष का खाका कैसे खींचना चाहिए? देखिए, आप कुछ भी बात करें, वी आर अ कंज्यूमर कंट्री जी, 20% जो है हम पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो जहाँ पर 20% लोग बसते हैं वहाँ पर कोई भी चीज़ ना चले, एक तो वो पॉसिबल नहीं है, और उसकी इकोनॉमी बहुत लंबे समय तक डाउन रहे वो पॉसिबल नहीं है। तो आंकड़े जहाँ तक हैं उसको मैं कहीं ना कहीं किसी न हद तक शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स के साथ रिलेट करता हूँ जी। जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है, कुछ ऊपर जाता है, कुछ नीचे जाता है, और लेन देन हो जाती है, फिर सब चीज़ें शांत हो जाती हैं। रविंद्र गोयल को टीचिंग मेथोडोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इनोवेशन के लिए और प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड मिल चुके हैं। तो रविंद्र गोयल जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।